हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, क्वेश्चन होगा फॉर बीएसपी एससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 2 करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर कीपर और बेल्टॉन एसएससी एग्जाम या रेलवे सारे के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए, और सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। कह रहा है कि यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है, मतलब यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, यही पूछा है आपसे। तो यूएसबी का फुल फॉर्म का बात करेंगे तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूएसबी का फुल फॉर्म। अब देखिए, इसका कुछ की पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि यूएसबी का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस है। यूनिवर्सल सीरियल बस है, यह आज के कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर पोर्ट है। यह एक समान इंटरफेस होता है जो डिवाइस और पर्सनल कंप्यूटर पीसी जैसे होस्ट कंट्रोल के बीच संचार को सक्षम बनाता है। यह डिजिटल कैमरा, माउस, कीबोर्ड, प्रिंट, स्कैनर, मीडिया डिवाइस, बाहरी हार्ड ड्राइव और फ्लैश ड्राइव जैसे पेरिफेरल को जोड़ता है। पेरिफेरल जो बाहर से कंप्यूटर में जोड़ते हैं उसे पेरिफेरल कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइस। यूएसबी का आविष्कार किया था अजय भट्ट ने। कौन किया था? अजय भट्ट ने। यूएसबी का आविष्कार कौन किया था? अजय भट्ट ने। एमएस एक्सेल में सेल में किए गए कमेंट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सेल में किए गए कमेंट को कहा जाता है आपका सेल टिप। क्या कहा जाता है? सेल टिप कहा जाता है। एमएस एक्सेल में सेल में किए गए कमेंट को कहा जाता है सेल टिप। क्या कहा जाता है? सेल टिप कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि एमएस एक्सेल में टूल टिप्स बस छोटी विंडो होती है। टूल टिप्स क्या होती है? छोटी विंडो होती है जो आपके द्वारा कुछ सेल चुनने या हाईलाइट करने पर पॉपअप हो जाती है। इन विंडो में आमतौर पर कनेक्टेड सेल के लिए एक विशिष्ट संदेश शामिल होता है और आपको सेल में डाटा के बारे में या आपको सेल में क्या क्या दर्ज करना चाहिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्रदान करता है। एक्सेल आपको चुनने के लिए दो अलग अलग प्रकार के टूल टिप्स देता है। वह एक जो तब दिखाई देता है जब आप सेल पर माउस ले जाते हैं, और वह एक जो तब दिखाई देता है जब आप सेल का चयन करते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या? देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन है पूछा है। तो सर्च इंजन मतलब याहू भी सर्च इंजन है, रेडिफ भी सर्च इंजन है, एमएस एन भी सर्च इंजन है। तो इसमें से कौन एक सर्च इंजन है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब देखिए नेक्स्ट, कह रहा है कि याहू एक अमेरिकी वेब सेवा प्रदाता है। इसकी शुरुआत 1994 में ईस्वी में जेरी एंड डेविस गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में इसका जो किसका जो याहू का आविष्कार कौन किया था? जेरी एंड डेविस। ठीक है, और ये गाइड इसका टू द वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में की गई थी। एक साल बाद इसका नाम बदलकर याहू कर दिया गया था। पहले इसका नाम यही था, जेरी एंड डेविस गाइड टूल्स। अपनी कई सेवाओं के बीच याहू एक सर्च इंजन सेवा प्रदान करता है जो उपयोगकर्ता के लिए इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना संभव बनाता है। rediff.com एक भारतीय समाचार, सूचना, मनोरंजन और शॉपिंग वेब पोर्टल है। यह एक सर्च इंजन भी प्रदान करता है जो उपयोगकर्ता को वेब पेज पर विभिन्न प्रकार की जानकारियां खोजने की अनुमति देता है। रेडिफ। अब है एमएसएन। एमएसएन का बात करते हैं तो मूल रूप से माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क होता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट साइटों और सेवाओं का एक संग्रह है। यह माइक्रोसॉफ्ट की एक अन्य सेवाएं बिग के माध्यम से एक सर्च इंजन प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर जानकारी खोजने की अनुमति देता है। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट होता है के बराबर। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर। 1024 मेगाबाइट के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि एक निबल का बात करेंगे तो कितना होगा? 4 बिट्स होगा। ठीक है, एक निबल में कितना होगा? 4 बिट्स। अब क्या होगा? 1 बाइट का बात करेंगे, बाइट्स का, तो इसका इक्वल टू 8 बिट्स होगा। कितना होगा? 8 बिट्स। अब देखिए यहाँ, अब क्या होगा आपका? याद कर लीजिए, केबी, एमबी, जीबी और इसके बाद टीबी। अब इसके बाद टीबी लेकर के क्या किए? रोड पर जाके पीजी किया। क्या किया? पीजी किया। तो पीबी, एक्सबी और जेडबी और योटा बाइट, ये हो गया आपका। और सब में 1024 हो जाएगा। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्जाबाइट। 1024 एक्जाबाइट बराबर 1 जोटाबाइट। 1024 जोटाबाइट बराबर एक क्या? योटाबाइट। ठीक है, यहाँ तक योटाबाइट हो गया। एक्जाबाइट भी है, देख लीजिए।
इसके बाद योटाबाइट। अब ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए कह रहा है वेब पेज देखने के लिए उपयुक्त किए जाने वाले एप्लीकेशन को के रूप में जाना जाता है। वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो ये ब्राउजर के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ब्राउजर के रूप में। कह रहा है कि ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वेब पेजों को प्रदर्शित करने और वेब पेजों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ब्राउजर वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए इंटरनेट तक पहुंच सकता है। वेब ब्राउजर पेज प्रदर्शित करने के लिए वेब सर्वर से कंटेंट अनुप्राप्त करेगा। ब्राउजर वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए इंटरनेट तक पहुंच सकता है। कह रहा है कि समान वेब ब्राउजर में माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और एप्पल सफारी शामिल है। एक वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष वेबसाइट तक पहुंचता है। कह रहा है कि वेब ब्राउजर उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर वेब पेजों तक सुरक्षित रूप से पहुंचने और नेविगेट करने और इंटरैक्ट करने की अनुमति देते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है? तो डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है किसके लिए? डिस्क के लिए। डिस्क के लिए डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है। डिस्क या हार्ड ड्राइव या किसी डिस्क आधारित स्टोरेज माध्यम को संदर्भित कर सकता है जहां आपकी फाइलें और सॉफ्टवेयर संग्रहित है। डिस्क के साथ संचार करने के लिए एक डिवाइस ड्राइव की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक अलग भौतिक हार्डवेयर घटक है। कह रहा है कि ड्राइव एक अनुवादक के रूप में कार्य करता है जो किसी एप्लीकेशन द्वारा भेजे गए सामान्य कमांड को विशिष्ट कमांडों में परिवर्तित करता है जिसे डिस्क ड्राइव समझ सकता है। इस ड्राइवर के बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को यह नहीं पता होगा कि डिस्क पर सही तरीके से निर्देश कैसे भेजे या डिस्क से डाटा कैसे अनुप्राप्त करें। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? जब 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो ये 1024 गीगाबाइट के बराबर 1 टेराबाइट होता है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि एक बिट में एक बाइनरी अंक 01 पर काम करता है। एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। एक बिट इक्वल टू 8, एक बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है। एक किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट होता है। एक मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलो बाइट होता है। एक गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट होता है। एक टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। एक पेटाबाइट इक्वल टू 1024 टेराबाइट। एक एक्जाबाइट इक्वल टू 1024 पेटाबाइट। एक जेटाबाइट इक्वल टू 1024 एक्जाबाइट। एक योटाबाइट इक्वल टू 1024 जेटाबाइट। और इससे ऊपर एक ब्रोंटो बाइट होता है। एक ब्रोंटो बाइट इक्वल टू 1024 योटाबाइट YB। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। अब कह रहा है कि वेबसाइटों के संबंध में .com किसे संदर्भित करता है? तो .com जो है संदर्भित करता है किसको? तो .com संदर्भित करता है कमर्शियल को। किसको? कमर्शियल को। ठीक है, देखिए डोमेन नेम उस वेबसाइट का नाम या एड्रेस होता है जिसे ये उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट पर जाने के लिए URL में टाइप करते हैं। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। .com LTD का प्रयोग व्यावसायिक वेबसाइटों के लिए किया जाता है। इसमें व्यावसायिक वेबसाइटें और वेब वेबसाइटें जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहती है, व्यक्तिगत वेबसाइटें, ब्लॉग, पोर्टफोलियो और बहुत कुछ शामिल हो सकती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सर्विस कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सर्विस है कौन? होटमेल। कौन है? होटमेल है। कह रहा है कि होटमेल माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित ईमेल सर्विस है में से एक है। यह 1996 में स्थापित सबसे शुरुआती वेब आधारित ईमेल सेवाओं में से एक थी। वर्षों में से माइक्रोसॉफ्ट ने होटमेल को आउटलुक.com के रूप में पुनः ब्रांड किया, लेकिन यह लोकप्रिय ईमेल प्लेटफॉर्मों में से एक बना हुआ है। रेडिफ एक भारतीय वेब पोर्टल है जो ईमेल सहित विभिन्न प्रकार की सर्विस प्रदान करता है। रेडिफ द्वारा दी जाने वाली ईमेल सर्विस है और यह एक वेब आधारित ईमेल प्लेटफॉर्म है। जीमेल गूगल की वेब आधारित ईमेल सर्विस है। इसे 2004 में लॉन्च किया गया था और यह विश्व स्तर पर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ईमेल प्लेटफॉर्मों में से एक बन गया। जीमेल एक शक्तिशाली खोज कार्य, व्यवस्थित इनबॉक्स और अन्य गूगल सर्विस के साथ इंटीग्रेशन जैसे सुविधा में प्रदान करता है। याहू द्वारा प्रदान की जाने वाली एक वेब
आधारित ईमेल सर्विस है। यह इंटरनेट के शुरुआती दिनों से ही अस्तित्व में है और पुराने और अच्छी तरह से स्थापित ईमेल प्लेटफॉर्मों में से एक है। याहू मेल कस्ट थीम फिल्टर और बड़ी मात्रा में भंडारण स्थान जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। कहा कि मशीन का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कितने बिट्स का होता है? मशीन का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो 32 बिट्स का होता है। 32 बिट्स का होता है। 32 बिट्स का होता है। टीसीपी और आईपी, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल चलाने वाले प्रत्येक नेटवर्क का एक अद्वितीय नेटवर्क नंबर होना चाहिए और उस पर मौजूद प्रत्येक मशीन का एक अद्वितीय आईपी एड्रेस होना चाहिए। अपने नेटवर्क को पंजीकृत करने और उसका नेटवर्क नंबर प्राप्त करने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि आईपी एड्रेस का निर्माण कैसे किया गया है। ठीक है, आईपी एड्रेस 32 बिट संख्या होती है, मतलब 32 बिट संख्या की होती है, जो मशीन पर नेटवर्क इंटरफेस की विशिष्ट पहचान करता है। कह रहा है कि एक आईपी एड्रेस आमतौर पर दशमलव अंकों में लिखा जाता है, जिसे अवधियों द्वारा अलग किया जाता है। 4 8 बिट फील्ड के रूप में फॉर्मेट किया जाता है। प्रत्येक 8 बिट फील्ड आईपी एड्रेस के एक बाइट को निरूपित करता है। आईपी पते के बाइट्स को दर्शाने के लिए इस रूप को अक्सर बिंदु दशमलव प्रारूप डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट के रूप में जाना जाता है। आईपी बाइट्स को आगे दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, नेटवर्क भाग और होस्ट भाग। आईपी पैकेट में दो पीढ़ियां जिन्हें IPv4 आईपी संस्करण 4 और IPv6 आईपी संस्करण 6 कहा जाता है। कह रहा है कि IPv4 अब तक प्रमुख रहा है। कई एशियाई देशों ने इसे अपनाए जाने के कारण IPv6 में परिवर्तन में तेजी आ सकती है, हालांकि यह परिवर्तन कठिन है और कई वर्षों तक चलेगा। अब कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? स्वचालित करने के लिए किया जाता है, तो ये क्या आता है? ऑटोफिल 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 ऑटोफिल। ठीक है, अब कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में ऑटोफिल खाली सेल्स को भरने का एक समान तरीका प्रदान करता है। एक या दो सेल में जानकारी दर्ज करने के बाद आप समान डेटा के साथ स्वचालित रूप से भरने के लिए कई सेल में फिल हैंडल वर्तमान चयन के निचले दाएं कोने पर छोटा बॉक्स को ड्रैग कर सकते हैं। ऑटोफिल का उपयोग रो क्षैतिज रूप से या कॉलम लंबवत दोनों के लिए किया जाता है। कह रहा है कि उदाहरण के लिए यदि आप A1 सेल में एक दर्ज करते हैं, फिर फिल हैंडल के नीचे वो ड्रैग करें और ऑटोफिल संचालित करें तो संख्या 1 के साथ चयनित सेल में भर जाएगा। यदि आप A1 में 1 और A2 में 2 दर्ज किए हैं और A1 और A2 दोनों चयन करें, फिर हैंडल को नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, इससे सेल में वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। A3 3 बन जाएगा, A4 4 बन जाएगा आदि। यदि आप A1 में 2 और A2 में 4 दर्ज किए हैं तो 2 बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए A3 में 6 बन जाएगा और A4 में 8 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैर प्रिंटर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैर प्रभाव प्रिंटर है? तो इंकजेट प्रिंटर गैर प्रभाव प्रिंटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि अपने डेस्कटॉप को लॉक करने की शॉर्टकट की कौन सी है? अपने डेस्कटॉप को आप लॉक करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की क्या है? तो डेस्कटॉप को लॉक करने का शॉर्टकट की है विंडो की प्लस एल। विंडो की प्लस एल से आपका डेस्कटॉप लॉक हो जाएगा। कह रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्राइमरी यूजर इंटरफेस है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने के लिए बनाए गए कंप्यूटरों के अधिकांश कीबोर्ड पर विंडो की एक मानक की होती है। डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए विंडो की प्लस एल, विंडो की को विंडो का उपयोग विंडो भी बोलते हैं, विंडो की प्लस एल का यूज करते हैं। विंडो लॉग की जिसे विंडो या विन स्टार्ट लोगो फ्लैग या सुपर की 1 के रूप में भी जाना जाता है। एक कीबोर्ड की होती है जिसे मूल रूप से 1994 में माइक्रोसॉफ्ट प्राकृतिक कीबोर्ड द्वारा पेश किया गया था। कराए विंडोज की लोगो की प्लस एम का उपयोग सभी विंडोज को छोटा करने के लिए किया जाता है। विंडोज लोगो की प्लस एन का उपयोग अधिसूचना केंद्र और कैलेंडर खोलने के लिए किया जाता है। विंडोज 11 में अपडेट किया गया है। विंडोज लोगो की प्लस के का उपयोग त्वरित सेटिंग के कास्ट खोलने के लिए किया जाता है। विंडो 11 में अपडेट किया गया है। कह रहा है कि हेक्साडेसिमल संख्या C6 को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करें।
हेक्साडेसिमल संख्या C6 को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करें, तो बाइनरी संख्या में ये क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल 6 110000 मतलब 11 3 गो 0 110, 11 3 गो 0 110 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, हेक्साडेसिमल संख्या C6 बाइनरी संख्या में बदलने के लिए आप प्रत्येक हेक्साडेसिमल अंक को उसके 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कर सकते हैं, 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। ठीक है, अब 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में उसको आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये कह रहा है हेक्साडेसिमल C दशमलव में 12 है जो बाइनरी डिजिट में 1100 होता है। हेक्साडेसिमल C दशमलव में 12 है जो बाइनरी में 1100 हो सकता है। हेक्साडेसिमल 6 में 6 है तो जो बाइनरी में 0110 होता है। C6 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 11110। ठीक है, यह दशमलव संख्या 1 से 15 हेक्साडेसिमल और बाइनरी दोनों के रूपों में दर्शाया जाता है। दशमलव हेक्साडेसिमल बाइनरी 1 बाइनरी 001, हेक्साडेसिमल 2 बाइनरी 0010, दशमलव 3 बाइनरी में 0011। अब करा है 4 हेक्साडेसिमल में बाइनरी 0100, 5 में क्या होगा 0101 और हेक्साडेसिमल 6 में क्या होगा 0110 0110 और 7 में होगा 0111 और 8 में होगा 1000। ठीक है, 9 में होगा 1001, 10 में होगा 1010, इसके बाद 11 में होगा 1011, 12 में होगा 1100, 13 में होगा 1101, अब 14 में होगा 1110 और 15 में होगा 41। ठीक है, अब क्या करा है, एकीकृत सर्किट आईसीज का विकास और कार्यान्वयन किस कंप्यूटर पीढ़ी में प्राथमिक विशेषता थी। मतलब एकीकृत सर्किट आईसीज का विकास और कार्यान्वयन किस कंप्यूटर पीढ़ी की प्राथमिक विशेषता थी, तो ये थी किसकी, तीसरी पीढ़ी की। करा पहली पीढ़ी 1946 से 1955 इन कंप्यूटरों में भारी वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग किया गया था, इनकी क्षमताएं सीमित थी। दूसरी पीढ़ी 1955 से 1964 ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली थी, जिसमें कंप्यूटर छोटे और तेज हो गए थे, हालांकि आईसी अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में थे। तीसरी पीढ़ी 1964-1971 आईसी का आविष्कार व्यापक रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। आईसी ने लागत कम करते हुए लघु सर्किटरी और कम्युनिकेशन शक्ति में वृद्धि की। चौथी पीढ़ी 1971 वर्तमान में इस पीढ़ी की विशेषताएं माइक्रो प्रोसेसर एकल चिप आईसी जिसमें संपूर्ण सीपीयू शामिल है का विकास हुआ, हालांकि इसकी नींव तीसरी पीढ़ी आईसी को व्यापक रूप से अपनाने से रखी गई थी। कहा है कि सीपीयू के घटक कौन से हैं, तो सीपीयू के घटक कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू के घटक है। कहा है कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यह कंप्यूटर के केंद्रीय प्रोसेसर या मुख्य प्रोसेसर के रूप में कार्य करता है। सीपीयू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी निर्देशों को संभालता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन करता है। यह अंकगणित तर्क नियंत्रण और इनपुट या आउटपुट 1 या 0 संचालन करता है। सीपीयू में मेमोरी और अन्य परिधीय उपकरण होता है। सीपीयू इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड माउस से इनपुट लेता है और फिर डेटा को संसाधित करता है और फिर आउटपुट मॉनिटर पर दिखाता है। इसे पहली बार इंटेल कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। सीपीयू को पहली बार इंटेल कंपनी बनाया था। सीपीयू के 3 इकाई होती हैं, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और स्मृति इकाई मतलब मेमोरी यूनिट। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वैध ईमेल एड्रेस कौन सा है। तो एक वैध ईमेल एड्रेस है myname@gmail.com। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि ईमेल डोमेन एक विशिष्ट कंपनी या संगठन को संदर्भित करता है जिसमें वेब होस्टिंग ईमेल एड्रेस है, यूजर नेम @ इसके बाद डोमेन नेम, इसके बाद .com में मौजूद होते हैं। ईमेल डोमेन 4 प्रकार के होते हैं। पर्सनल ईमेल एड्रेस, ये एड्रेस केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है। पर्सनल ईमेल एड्रेस व्यक्तिगत उपयोग के लिए। कारपोरेट ईमेल एड्रेस, कंपनियां और संगठन अपने कर्मचारी और ग्राहकों को व्यावसायिक ईमेल भेजने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्लासिफाइड ईमेल एड्रेस, क्लासिफाइड डोमेन किसी व्यक्ति के मेल बॉक्स में प्राप्त होने वाले मेल के प्रकार का निर्दिष्ट करता है। मुफ्त ईमेल एड्रेस, ये डोमेन मुफ्त होता है और जब ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ईएसपी का
उपयोग करने की बात आती है तो ये लोगों को कुछ पैसे बचाने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट में ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप से होता है, ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप से होता है का पोर्ट्रेट 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 होता है। क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है जब आप प्रिंट करते हैं तो। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो मोड के पेज ओरिएंटेशन है। पेज ओरिएंटेशन वह दिशा है जिसमें कोई दस्तावेज प्रदर्शित या प्रिंट किया जाता है। पेज ओरिएंटेशन में दो बुनियादी प्रकार है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अधिकांश मॉनिटर में लैंडस्केप डिस्प्ले होता है जबकि अधिकांश दस्तावेज पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। ठीक है, करें किसी दस्तावेज को प्रिंट करने से पहले आप प्रोग्राम को फाइल मेनू से पेज सेटअप चयन करके अब पेज ओरिएंटेशन का बदलने में सक्षम हो सकते हैं डिफॉल्ट ओरिएंटेशन आमतौर पर पोर्ट्रेट होता है, लेकिन डिफॉल्ट क्या होता है? आमतौर पर पोर्ट्रेट होता है, लेकिन यदि आप चाहें तो चौड़ाई ऊंचाई से अधिक तो आप इसे लैंडस्केप में बदल सकते हैं। यह चिन्हों, कार्डों या अन्य दस्तावेजों को प्रिंट करने के लिए उपयोगी हो सकता है जिनके लिए व्यापक प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। कड़ा की स्क्रॉल कुजी एक है, स्क्रॉल कुजी एक है, क्या है? तो टॉगल की कुजी, टॉगल कुजी है, स्क्रॉल की टॉगल कीज है। कड़ा की टॉगल कीज मतलब कुंजी टॉगल करे। टॉगल कुंजिया वे कुंजिया जो प्रत्येक प्रेस के बाद दो मोड बीच स्विच करता है। उदाहरण के लिए कैप्स लॉक टॉगल कीज है। इसके बाद सभी अक्षरों को अपर केस लोअर केस के रूप में टॉगल की करती है। न्यू लॉक कुजी, न्यू लॉक को भी न्यूमेरिकल लॉक की संख्यात्मक कीपैड पर संख्याओं को प्रतीकों को बीच टॉगल करती है। और इसके बाद स्क्रॉल कुजी भी एक प्रकार का टॉगल कीज है और इसका प्रभाव उपयोग किए जाने पर सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। एक्सेल और जैसे कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम यह कर्सर को हिलाने से लेकर दस्तावेज को स्क्रॉल करने तक कर्सर कुंजिया के व्यवहार को बदल देता है। ठीक है, इसके बाद है अब क्या, अधिकांश आधुनिक सॉफ्टवेयर में इस कुंजी का तब तक कोई कार्य नहीं होता जब तक कि उपयोगकर्ता द्वारा इसे निर्दिष्ट न किया जाए। इसके बाद क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण के लिए एक संचार प्रोटोकॉल है। कौन सा? तो ये है आपका एस एम टी पी इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए एक प्रेषण के लिए एक क्या है? संचार प्रोटोकॉल है SMTP। अब देखिए SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर एक एप्लीकेशन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य ईमेल प्रेषक, सेंडर और प्राप्तकर्ता रिसीवर के बीच आउटगोइंग मेल भेजना, प्राप्त करना और या रिले करना। SMTP या TCP या IP प्रोटोकॉल एप्लीकेशन परत का भाग है। स्टोर और फॉरवर्ड नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए SMTP आपके ईमेल को नेटवर्क पर और उसके पार ले जाता है। यह आपके संचार को ही कंप्यूटर और ईमेल इनबॉक्स में भेजने के लिए मेल ट्रांसफर एजेंट MTA मेल ट्रांसफर एजेंट नामक चीज के साथ मिलकर कार्य करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।